नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी में 12 लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट ना किया जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बता देते हैं सभी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए भी और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी, एक चीज़ कि आपने जो फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का आप फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पर 12वीं लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो कुछ भी डाल रहे हो, डेट ऑफ बर्थ, वे सब कुछ आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आपका जो 10वीं का मार्कशीट है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर उसके हिसाब से मिसमैच करता है कि फॉर्म में कुछ और डाला हुआ है, आपके 10th के मार्कशीट में कुछ और डाला हुआ है, क्योंकि उसी से लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिलाया जाता है, तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस देखने को मिल सकते हैं या सुधार के लिए भी समय मिलता है, लेकिन ऐसी गलती करनी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर SC ST EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो वो लोग को रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ शर्त रखे गए हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। ठीक है, फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन EWS SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट शुड फर्निश द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल ड्यूरिंग DV के समय आपको वो सर्टिफिकेट्स दिखाना है, लेकिन कब का बना हुआ होना चाहिए वो भी बताएंगे। द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी गिवन इन द फॉर्मेट। एनेक्सर 1 में जो है आपका SC ST सर्टिफिकेट आता है, एनेक्सर 2 में OBC नॉन क्रीमी लेयर आता है और एनेक्सर 3 में EWS कैंडिडेट का सर्टिफिकेट आता है। ये जो है फॉर्मेट है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 जो है ये फॉर्मेट्स है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे OBC के बारे में। तो OBC के बारे में अगर यहाँ पर बात करें, द OBC कैंडिडेट कमिंग इन क्रीमी लेयर आर नॉट इंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन। ठीक है, मतलब जो क्रीमी लेयर में आते हैं उसको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपका कब का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए? 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2025 से पहले नहीं, 1 अप्रैल 2025 के बाद। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2025 के बाद। और कब तक का बना हुआ होना चाहिए? क्लोजिंग डेट, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट के बाद बनवाते हैं तो आपको यहाँ पर DV में रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इन्होंने साफ लिखा है 1 अप्रैल 2025 से लेके फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट के बीच में आपका जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आइएगा तो इन्होंने लिखा है कि अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपका भी यहाँ पर सेम है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, मतलब कि ये लोग एक साल पीछे का आपका मांग रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो है यहाँ पर जो EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट देखिए, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उससे पहले। अब 12 लेवल का जो है लास्ट डेट अलग है, ग्रेजुएशन लेवल का लास्ट डेट अलग है। तो आप जिस भी फॉर्म को भर रहे हैं उसका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले अगर आप, अब यहाँ पर SC ST का सवाल आता है, तो SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो बार बार नहीं बनता है, उनका 2-3 साल पुराना भी चलता है। ठीक है, तो आपका जो SC ST का सर्टिफिकेट है वो भी, ठीक है, वो आपका मान लीजिए 2023 का बना हुआ है, चल जाएगा। ठीक, 2022 का बना हुआ है, चल जाएगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट के बाद बनवा रहे हो। ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं हर एक पॉइंट आपको क्लियर करूँगा ताकि आपको यहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, ताकि आपसे किसी भी तरह का गलती ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। आपको अभी के समय में, अभी जितना मतलब समय चल रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका एक डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये लोग रिजेक्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपका CBT 1 CBT 2 होगा, तो जिन बच्चों को पता है काफ़ी अच्छा है, जिन बच्चों को पता नहीं है मैं बता दूँ, तो यहाँ पर जो है CBT 1 और CBT 2, बहुत बच्चों को लगता है कि CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, दोनों में होता है। CBT 1 और CBT 2 दोनों में नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होता है। और जो बच्चे कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर होता है, नहीं, नॉर्मलाइजेशन जब मैंने होते हुए देखा है तो उसमें मैंने देखा है एक्यूरेसी का भी रोल है। एक्यूरेसी का मतलब है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मतलब एक ऐसा बच्चा जो 100 में से यहाँ पर 100 क्वेश्चन बनाता है और उसका 40 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका एक्यूरेसी खराब है। मतलब 100 में से आप 100 क्वेश्चन बनाए और 40 को गलत कर दिए तो आपका एक्यूरेसी खराब है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में उतना ज़्यादा नंबर नहीं देगा। भले इजी और हार्ड शिफ्ट को देखेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उतना ज़्यादा मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। लेकिन वही बच्चा 100 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और 70 का 70 सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसका ईजी पड़ा होगा तो ईजी शिफ्ट के हिसाब से उसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। हार्ड शिफ्ट होगा, मतलब क्वेश्चंस हार्ड आए होंगे उसके शिफ्ट में, तो उसके हिसाब से उसको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर नंबर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो यहाँ पर 3 सेक्शन है। तो जो बच्चा का मैथ
और रीजनिंग मजबूत होगा, ठीक है, तो वो आरआरबी एनटीपीसी को आराम से निकाल सकता है। जबकि जीके 40 है, तब भी मैं जीके क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो है बहुत भास्ट है। आपको देख के लग रहा है कि जनरल अवेयरनेस है, पर इसमें 3 सेक्शन है, ठीक है। इस जनरल अवेयरनेस में आपका जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है। अब कहाँ का स्टैटिक जीके पूछेगा तो चलिए आप लूसेंट से पढ़ के आए बना दीजिएगा, लेकिन जनरल साइंस फिर करंट अफेयर सब कुछ है इसमें। तो आपको कुछ ऐसा टारगेट करके चलना है कि जनरल अवेयरनेस में कम से कम आपको 20 आए, मैथमेटिक्स में 25, रीजनिंग में 25, तब भी कितना पुरता है जोड़िए तो 25 25 50 और 20 70, मतलब 100 में से 70। तो हर एक एवरेज बच्चा जो है यहाँ पर 70 लाने की कोशिश करता है, जिसके आसपास आपको जो है कटअप देखने को भी मिलेगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, तो आपका कटअप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाने वाला है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आरआरबी एनटीपीसी में जो है ग्रेजुएशन लेवल हो या 12 लेवल हो, पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये पोस्ट भर सकते हैं, ये पोस्ट। तो कुछ पोस्ट में जो है टाइपिंग है, तो अगर आपको टाइपिंग एकदम बिल्कुल नहीं आता तो उसको देना ही नहीं है, उसका फेरा में क्यों फंसना है। दूसरी बात यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेके, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप देखते हैं A1 B2 C2, तो ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है ये उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। अगर आप नॉर्मली फिट हो तो आपको उतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेंशन लेना है कि हम एग्जाम का तैयारी कैसे करें, सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए अगर आपने कोई बुक पहले से परचेस कर लिया है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर अभी तक आपने कोई बुक नहीं खरीदा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए कुछ बुक दे दूंगा, जो कि आप जाके परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और आपको कोई भी दिक्कत है आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।